वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम का ये जो दूसरा सेगमेंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम कि इसमें हम एक बड़ा अहम टॉपिक जो है वो पिछले कई प्रोग्राम से डिस्कस करते आ रहे हैं और वो है इंसान की नफ्सियात के हवाले से। और बहुत सारे सवालात इसके ऊपर मौसूल हो रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। जुमे के रोज़ हमें ये मौका मिलता है, दूसरा जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम बात करते हैं। और खुदा का शुक्र है कि अपने इस मकसद में कामयाब हुए हैं काफ़ी हद तक कि लोगों को अब इस चीज़ की समझ आ रही है कि इंसान की नफ्सियात के साथ भी बिल्कुल उसी तरह मसाइल हो सकते हैं जैसे जिस्म के दीगर हिस्सों के साथ हैं। यानी बुखार की भी कैफियत होती है, कहीं खांसी भी होती है, नज़ला, फ्लू, ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर उसके लिए दवा ली जाती है और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल हैं पहले उसको समझ लेना ज़रूरी है कि आखिर ये मसाइल हैं क्या, किस किस के साथ ये हो सकता है मसला। इस वक्त जो फ़ी ज़माना हम सूरत हाल देख रहे हैं, कम बेश तमाम ही लोग हमें किसी न किसी नफ्सियाती मसाइल का शिकार नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो हमने कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जिस तरह हर बीमारी के लिए एक डॉक्टर मौजूद है, उसी तरह नफ्सियात से जुड़े मसाइल के लिए भी एक डॉक्टर है जिसको माहिर नफ्सियात या नफ्सियात से मुताल्लिक़ डॉक्टर कहा जाता है। और वो बिल्कुल उसी तरह इलाज करता है जैसे दूसरे डॉक्टर करते हैं। जिससे दीगर अमराज के लिए डॉक्टर के पास जाना उसको मायूब नहीं समझा जाता। बिल्कुल इसी तरह नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल होते हैं उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाने में किसी किस्म की कोई तबाहत नहीं होनी चाहिए, उसको मायूब नहीं समझना चाहिए। ये हमारे सेगमेंट का जो कोशिश है वो यही है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। बात मुख्तसर करूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर शफीक यासीन, एक मशहूर मारूफ माहिर नफ्सियात हैं और कुछ अर्से पहले बल्कि पिछले वीक जो है पाकिस्तान से बाहर थे। मसरूफियत की वजह से आज हमारे स्टूडियोज़ में बनफ़्स नफीस मौजूद हैं, ख़ुद तशरीफ़ ला चुके हैं पाकिस्तान। और उनसे जो है मुख्तलिफ़ नफ्सियात की जो मसाइल हैं, बीमारियाँ हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी बड़े तवील अरसे तक नफ्सियात के हवाले से बड़े बड़े मशहूर मारूफ हॉस्पिटल्स में काम करते रहे हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। और नफ्सियात साहब की वाबस्तगी ऐसी है कि इसके मसाइल से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं लोगों को दरपेश, उसके ऊपर 2 किताबें तहरीर कर चुके हैं। तीसरी किताब भी बहुत जल्द मार्केट में होगी। तो डॉक्टर शफीक यासीन को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड कि बहुत सारे ऐसे मामला हमने अभी तक डिस्कस किए हैं जो लोगों को अब समझ में आए हैं और ये कोशिश जो है हम जारी रखेंगे। और अभी मैंने आपको देख कर जो मुझे एक चीज़ महसूस हुई वो ये कि यू लुक वेरी फ्रेश और आफ्टर वाइल तो ये जो ट्रैवलिंग होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस चीज़ को शायद नहीं समझते। स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मैं देखता हूँ कि हर जगह जाता हूँ, जिस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ उनकी प्रोडक्टिविटी देखता हूँ, वो ग्राफ नीचे आ रहा है। मैं बात मुख्तसर करूँगा। मैं चाहूँगा ज़रा इस बारे में बताइए कि इसके पीछे राज क्या है। डज इट रियली वर्क कि ये जो आपने स्ट्रेस को कम करने के लिए समहाउ जो ट्रैवल आपने किया, आपने तो काम के सिलसिले में किया, बट समहाउ इसने स्ट्रेस को कम किया, ऐसा वाक़तन होता है? ज़रा फरमाइए। देखिए, जब मैंने साइकाइट्री शुरू की थी आज से 27 साल पहले, तो मुझे अंदाज़ा होने लगा था कि ये प्रोफेशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप पूरा दिन प्रॉब्लम सुनते हैं, लोगों की परेशानियां सुनते हैं, डिप्रेशन, मायूसी, उदासी, बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही परेशान, ट्रोमेटिक और इस तरह के वाक़यात जो कि आपको परेशान करते हैं। और कभी कभी शुरू में ये भी होता था सालों में कि आप जब ट्रेनिंग के बाद, अपने काम के बाद घर जाते थे तो ये चीज़ें सोच आती रहती थी आपको कि यार ये इंसान इतनी परेशानी से गुजरा है, और वही इश्यूज़ जो हैं आपके दिमाग में रहते थे। तो आप फिर आप आस्ता से साइकाइट्रिस्ट को ये ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना पड़ता है कि आप ये भूल जाएं काम के बाद और वीकेंड्स पे जब आप फारिग हों कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, कि ये आपके ऊपर नेगेटिव असरात डालती हैं और लॉन्ग टर्म बर्न आउट बहुत ज़्यादा होता है प्रोफेशन में। फिर एक चीज़ मैंने ये की अपने लिए, और ये ज़रूरी थी कि साथ साथ ब्रेक्स लूँ और जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, जो मेरी हॉबीज़ हैं या ऐसी चीज़ें जो मैं पसंद करता हूँ, उनको बिल्कुल छोड़ ना दूँ। ठीक है। कि देखिए, अगर आप ज़िंदगी में खुद खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को क्या खुशी दे सकते हैं। एक डॉक्टर का काम तो यही है ना कि जब वो एज ए साइकाइट्रिस्ट मैं दूसरों की प्रॉब्लम सुन रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँ कि उनको हल करूँ, उनकी प्रॉब्लम को समझूँ, एक डायग्नोसिस बनाऊँ, उनको सही ट्रीटमेंट की तरफ गाइड करूँ।
तो मैंने फिर यही सोचा कि जैसे आप जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं भी गया था, तो ये बड़ा कॉमन है कि जो एयर होस्टेस जो है ना, उस बता रही होती है, इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, कहते हैं अगर ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप होता है और आपको इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर यूज़ करें और फिर दाएं बाएं देखें कि अपना बेटा बच्चा है या वाइफ है या कोई दूसरा है जिसको ज़रूरत है हेल्प की, उसको हेल्प करें। तो यही ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट भी है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन इंसान को सबसे पहले अपने ही हेल्थ का, अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, तभी वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, वालिदैन के लिए, दूसरे लोगों के लिए, सोसाइटी में मुफीद हो सकता है बेसिकली। तो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये मैं करता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कहूँगा मैं अगर ओवरसीज ट्रैवल कर रहा हूँ या घूम फिर रहा हूँ तो हर एक को यही करना चाहिए। आई थिंक हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है, हॉबीज़ होती हैं। कुछ लोग अपनी क्वाइटनेस में इंजॉय करते हैं, कुछ शायद पोइट्री लिख के, कुछ म्यूज़िक सुन के, कुछ किताबें लिख के, कुछ शायद सफ़र करके। लेकिन ये बात है अपने उस रैट रेस से जो आप डेली चल रहे हैं, मतलब सुबह से शाम तक एक रूटीन जो आपकी चल रही है, जिसके लिए आपको पैसे कमाना है बेसिकली, उससे निकल के कुछ डिफरेंट किया जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, आर्ट हो या कुछ भी हो। तो वो आप बैलेंस लेके चलें लाइफ में। अपने लिए ये ना कि अपने लिए छोड़ ही दें कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना है अपने बच्चों के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है। वो तो ज़रूर है, लेकिन उसमें बैलेंस होना चाहिए। आई थिंक एक है तो बर्न आउट के चांसेस भी कम होंगे। और जब आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक इससे है। आई थिंक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं, जहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, छोटे से लेके डिफरेंट लेवल्स तक उसकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं। काम कोई भी छोटा नहीं होता, मैं समझता हूँ। पहले तो ये है, हर काम की अपनी वैल्यू होती है। सपोज मैं अपने ही हॉस्पिटल को ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं छोटा सा हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो मैं कभी ये नहीं समझता कि मेरे जो क्लीनर है जो काम कर रही है उसकी वैल्यू कम है और एक डॉक्टर की कीमत ज़्यादा है। क्योंकि वो अगर एक दिन के लिए भी चले आती है, काम नहीं करती, तो जो अस्पताल में गंद मचता है और प्रॉब्लम होता है और जो पेशेंट सफ़र करते हैं और इवन डॉक्टर सफ़र करते हैं, वो देखने वाला होता है जी। हर स्टाफ की, हर इंसान की अपनी वैल्यू है और आपको उसको इज़्ज़त देनी है उस हिसाब से। ठीक है, ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि हर इंसान बराबर है। एक तो ये समझने वाली चीज़ है। दूसरा है कि आपके अपने एम्प्लॉयज़ अगर फर्म में काम कर रहे हैं, अगर वो खुश नहीं हैं, तो ज़ाहिर है वो उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं हो सकते और खुशी से शायद काम ना करें। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयज़ उस तनख्वाह से खुश हैं, उस टाइमिंग से खुश हैं और ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में भी, पर्सनल ज़िंदगी में भी उनको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। होते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट आप बात करें ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आप ये ना हो ना कि सिर्फ फिगर्स पे बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को इतना कमाना है, इतने मेरे एक्सपेंसेस हैं, इतनी नेट इनकम है और इतनी मैं सेविंग कर रहा हूँ, दैट्स इट। अगर इसी पे आप पढ़े हैं तो आप जो है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आना शुरू होगी। इसलिए कि आपको देखना है कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है, आपके लोग क्या है। दूसरा है कि उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। पता चला आपने किसी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसको किसी और जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वीकनेसेस ऐसी हैं कि वो उस जगह पे शायद यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, तो उसको देखते हुए उनकी यूटिलाइजेशन ज़रूरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि एट अ पॉइंट उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए और उनसे फेस टू फेस बात करते हुए ये ज़रूरी होता है समझना। और उसमें एक साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो फिर समझ सकता है कि ये इंसान मोटिवेटेड है नहीं है, उसकी डायरेक्शन राइट है कि नहीं है, वो जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है। कि हो भी सकता है कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहा हो और हमें रिजल्ट्स नजर ना आए। देखें, फिजिक्स भी तो यही है ना कि हमें किसी तरफ ए से बी की तरफ जाना है, तो स्पीड वेलोसिटी देखते हैं कि किस तरह से जा रही है, ना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में मूव हो रही है कि नहीं हो रही है, फ्रिक्शन कितना ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है, उसको कम करेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, स्पीड कैसे दे, तो ये सारी फिर आपको आउटपुट मिलता है कहीं जाके। इंसान की ज़िंदगी भी डिफरेंट नहीं है और इसी तरह इंडस्ट्रीज़ की तरफ आए तो वो भी इसी तरह ही है कि लोग कितने मोटिवेटेड हैं, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनके पोटेंशियल क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, कितनी ब्रेक्स ले रहे हैं, एक बर्न आउट तो नहीं हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना है, एंजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा तो नहीं है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जहाँ आ जाते हैं लोगों में किसी भी फर्म में, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम है और बड़ा एक डिटेल टॉपिक है
इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जब हम उनका मुकाबला करते हैं पाकिस्तान में, जब मैं कंपनीज़ को देखता हूँ और बड़े छोटे छोटे टर्नओवर्स हैं, और बाहर जब देखता हूँ तो बड़े बड़े टर्नओवर्स होते हैं। वहाँ क्योंकि साइंस काम करती है, जैसे अभी आपने फिज़िक्स की मिसाल दी कि एक एक्सेस से लेकर दूसरे एक्सेस तक जाने के लिए हमें सारी चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, तो इसके ऊपर बाकायदा काम किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वही इंसानों को जानवरों की तरह यूज़ किया जाता है, उन पर वर्कलोड बढ़ाते चले जाते हैं नंबर्स को अचीव करने के लिए, और नतीजा ये निकलता है कि उन टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाते। दैट्स द प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वीक मौसूल हुए थे, हमारी एक डिस्कशन जारी थी, और मैं चाहूँगा ज़रा इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा शामिल कर लिया जाए। लोग फिर वो जो है वो कहते हैं कि यार ये हमारी बात जो है वो नहीं शामिल हो सकी पैरानोया के हवाले से, और ये जो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं लोग, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि बैठे बैठे दिमाग कहीं और होता है, काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और हमेशा पास्ट में जो कुछ होते हैं इवेंट्स वो रिकॉल हो रहे होते हैं खुद ब खुद। ये तमाम क्या चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात करें। ट्रीटेबल हैं अगेन? देखिए, पैरानोया की तो बड़ी डिफरेंट लेवल्स हैं। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वाज नॉट पैरानोया एट ऑल। यूरोप में मैं बड़ा कंफर्टेबल ट्रैवल कर रहा था। जैसे ही मैंने लैंड किया पाकिस्तान में, मेरा पैरानोया का लेवल डिफरेंट आ गया जी। मैं अभी निकला ही हूँ टर्मिनल से, मैंने राइट लेफ्ट देखना शुरू किया। मैंने कहा यार ये इतना सामान है, गाड़ी में जल्दी डालो, फ़ौरन यहाँ से निकलो, सुबह के 4 बज रहे हैं, लेट टाइमिंग ऐसे है कि रात का वक्त है। ये चीज़ें आप यूरोप में नहीं सोचते, या सिविलाइज कंट्रीज़ में नहीं सोचते जहाँ पर सेफ्टी बेहतर है। और तो एक तो ये कि हमारा नॉर्मल पैरानोया कल्चरल बेस्ड है, इन्वायरमेंटल बेस्ड है, इकोनॉमिकल बेस्ड है, और ये जो हमारे हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड हैं। लेकिन दूसरे ये कि फिर हमारा ब्रॉटअप, ट्रस्ट इश्यूज़, जब रिपीटेडली धोखे मिलते हैं इंसान को, तो फिर उससे भी ट्रस्ट टूटता है। और ये तो अभी बड़ा कॉमन है कि किसी ने कम तोल दिया, किसी ने मैकेनिक ने काम सही नहीं किया, किसी ने आपके वो पार्ट्स बदल दिए गाड़ी के, किसी ने क्या कर दिया क्या, तो वो बड़ा फिर आप बैठ के खुद ही करवा रहे होते हैं काम। बाहर की कंट्रीज़ में भी ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। थोड़ा सा पैरानोया आ जाता है, यार मैं ये चीज़ छोड़ूंगा करूँगा, तो दिस इज़ पैरानोया एज वेल, यार वो सही नहीं करेगा, बट दिस इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी और हमारे इन्वायरमेंट से। तो वी कॉल इट एक्चुअली पैरानोया है तो सही। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इट्स के it can be an overvalued idea. Right. And that's not a delusion. तो हम जब असेस कर रहे होते हैं पैरानोया को, तो ये देखना ज़रूरी होता है कि उसके इन्वायरमेंट में क्या हुआ, उसकी डेवलपमेंट में क्या हुआ। क्या पता उसको ऐसा ट्रॉमा मिला हो जिसकी वजह से उसका ट्रस्ट, सेक्सुअल अब्यूज़ फॉर एग्जांपल हुआ, तो वो अब शौहर पे अगर भरोसा नहीं कर रही, या कोई इश्यूज चल रहे हैं उसके रिलेशनशिप में, तो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक हो सकता है प्रीवियस अब्यूज़ के साथ। और वो डिग्री ऑफ पैरानोया जो है वो अंडरस्टैंड एक साइकाइट्रिस्ट कर सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उसकी डेवलपमेंट के और पास्ट हिस्ट्री के। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पैरानोया है जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो अचानक से चेंज हो गया है विद इन द लास्ट 3-4 वीक्स, पहले वो डिफरेंट पर्सनैलिटी थी उसकी, अब अचानक से पर्सनैलिटी डिफरेंट हो गई है। पहले वो लोगों पर ट्रस्ट करता था इजीली रिलैक्स होकर, फिर अब वो खौफजदा हो गया है। अब वो कहता है यार ये मेरे को कोई मार देगा, उसने खिड़कियाँ जो है पर्दे अर्दे बंद किए हुए हैं, कोई बाहर आ जाएगा, कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है, किसी ने चिप डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग, गिविंग एग्जांपल्स। तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लोगों ने भी महसूस किया, फैमिली ने, दोस्तों ने। तो फिर वो कहते हैं, फिर पता चलता है कि दैट इज़ पॉसिबली पार्ट ऑफ साइकोसिस। और फिर हमें देखना है डायसेक्ट करके कि ये साइकोसिस कहाँ से इमर्ज हो रहा है। अच्छा, साइकोसिस इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर कि रियलिटी से आप वो हट गया है और रियलिटी बेस्ड बात नहीं कर रहा, इररेशनल है। फिर ये कैन बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन, कैन बी पार्ट ऑफ मूड स्विंग्स, बाइपोलर, कैन बी पार्ट ऑफ स्किज़ोअफेक्टिव इलनेस, कैन बी पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कैन बी पार्ट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस, कैन बी पार्ट ऑफ डिलीरियम और सम अदर ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती हैं और या कि लगती साइकेट्रिक हैं लेकिन होती फिजिकल है। तो बहुत सी रेंज ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ इनका रिलेशनशिप हो सकता है। अब यहाँ पर लेबल एक ही है कि ये पागल हो गया है, सपोज, बिल्कुल ठीक है, और अब लेबल लग गया कि ये पागल हो गया है, नफसियाती है, इसको पागलों के डॉक्टर के पास लेके जाना है, ऐसा ही है। और यहाँ पे शर्मिंदगी महसूस की जाती है कि क्यों हम पागलों के डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं,
और फिर उसको कहते हैं यार रूहानी इलाज करा लेते हैं या शायद जिन हो गया है, कोई मसला हो गया है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। मसला फिर ये होता है ना कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो प्रॉब्लम बिगड़ती चली जाती है, ठीक नहीं होती, और उसके ठीक होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं वक्त के साथ साथ। जितनी ज़्यादा बीमारी को आप डिले करते हैं और ट्रीट नहीं करवाते तो वो बीमारी का ठीक होना मुश्किल होता है। फिर जब अगर सालों के बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास आती है, जब उसने यहाँ दिखा दिया, वहाँ दिखा दिया और मुख्तलिफ तजर्बात कर दिया, मज़ारों में बांध के भी आ गए और सब कुछ कर लिया, तो फिर वो कहते हैं आप इसको एक हफ्ते में ठीक करें। ये भी है, ये बिल्कुल भी ठीक है। तो ये आप अगर ठीक नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। अब बात इतनी पुरानी बीमारी, 8-10 साल पुरानी बीमारी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हफ्ते में ठीक हो जाए, और इस बात पे मेरी कई दफ़ा बहस होती है। अच्छा, वो फिर मैं उनकी बात भी समझ सकता हूँ कि वो बेचारे अगर लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहे हैं, उनके पास पैसे इतने नहीं हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल आ रहे हैं, और अगर एडमिशन कॉस्ट सपोज 3-4-5 हज़ार रुपये पर डे बन जाती है, तो फिर वो बेचारे कहते हैं यार अगर हमने 20 दिन भी रख लिया तो 60-70 हज़ार रुपये कैसे खर्च करेंगे इस पे, या तो वो जो है ना उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम इतना अरसा कैसे जस्टिफाई करें पेशेंट एडमिशन को। अच्छा, वो ये भी सोच कर आते हैं कि क्या आप जैसे दीगर डॉक्टर कोई दवा देंगे और दवा खाने के बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इस केस में भी ऐसा ही होगा। ज़्यादातर यही अप्रोच लेकर आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास कि आप कोई दवा दे दें जिसको मैं खाऊं, ये सारे जो ख्यालात हैं ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाए। अच्छा, इनको ख्याल को ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 हफ्ते भी लग सकते हैं। कुछ लोग लकी होते हैं कि हमें 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन बात है हर इंसान की रिकवरी अलग अलग है, प्रोग्नोसिस अलग अलग है, तो ये बात किसी डॉक्टर का, वो कहते हैं आप गारंटी दें तो हम लेकर आएंगे, आप इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता। कोई अगर बोल रहा है तो शायद वो झूठी बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता कि शफा कब होनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। इसी तरह किसी डॉक्टर अच्छे से अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट और अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास भी कोई ऐसा नहीं होता फ्यूचर को देखने का तरीका कि भाई आप फ्यूचर में बता सकें कि भाई 10 दिन बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ठीक। ये बात समझने की भी है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम यासर हम फेस करते हैं वो ये कि पेशेंट ठीक हो जाते हैं ना, जब वो एक तो अपनी डॉक्टरी करना और दवाइयाँ खुद बंद कर देना कि अब तो ठीक हो गया, इसकी दवाइयाँ बंद कर दो, फिर ये अज्यूम करना कि ये दवाई ज़्यादा काम की, दवाई कम दाम की है, इससे नींद आती है, इससे नींद नहीं आती है, डोसेज कितनी होनी चाहिए। वो कहते हैं यार डॉक्टर को इतने पैसे देने से अच्छा है कि हम खुद ही डॉक्टरी करें। तो ये बड़ा इशू है। ये सबसे बड़ा इशू है एक्चुअली, जो सेल्फ मेडिकेशन का चक्कर है ना, ये वैसे हर जगह ही प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मसाइल जो है वो सामने आ रहा है। रोशन, अब मैं हमेशा से क्यूरियस रहता हूँ कि किस किस्म के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और मैं ये देखता हूँ अभी रिसेंटली ये हुआ ये कि पहले ज़माने में ये होता था कि जो मीडिया होता था, मैं हमेशा ये बात हर जगह कहता हूँ कि वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन हुआ करता था, बट आजकल जो सोसाइटी है वो मीडिया की रिफ्लेक्शन है। यानी कि मीडिया में जो कुछ हो रहा है वो सोसाइटी पे अब नज़र आना शुरू हो गया। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जिस किस्म के हमारे ड्रामाज और जिस तरह का भी हम एंटरटेनमेंट के लिए नाम पे जो कुछ दिखा रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया हमारी सोसाइटी के ऊपर। ये जो री-एनैक्टमेंट्स, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले एक सिलसिला शुरू हुआ था, मैं उसके बड़ा अगेंस्ट रहा, बहुत ज़्यादा मैंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उसकी वजह से हुआ ये कि आपकी सोसाइटी में ऐसे ऐसे क्राइम्स नज़र आना शुरू हुए जो इससे पहले नहीं होते थे, और वो बाय द वर्च्यू ऑफ यही जितने भी आपने रियलिटी जो बनाना शुरू की है, री-एनैक्टमेंट बनाना शुरू की, वो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। लाइकवाइज अब ये ड्रामा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमें नज़र आ रहा है। क्या वाक़ईतन आपके पास भी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनके अंदर यही चीज़ें आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि हमारे जो एक तो ड्रामे मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन जितने भी देखे हैं उसमें मुझे एक बड़ा सा घर नज़र आता है जिसमें वो वीको आगे आ रही होती है, या तो पिजेरो या बड़ी गाड़ी टेन क्रूज़र होती है, 8-10 नौकर होते हैं, बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक प्रेजेंटेशन होती है कि इस तरह के हमारे मुल्क में तकरीबन हर घर ऐसे ही होंगे शायद, और आराम से वो कोई औरत उठती भी है तो शायद पूरी तरह से मेकअप करके ही उठती है, बाल उसके पूरे सेट होते हैं। तो लगता है कि वी आर लिविंग एन आइडियल लाइफ इन पाकिस्तान, जहाँ पे कहीं दूर दूर तक कोई परेशानियाँ नहीं है, अगर हैं तो सारी एक्स्ट्रा मैरिटल
मैरिटल अफेयर्स और जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी का चक्कर चल रहा है, किसी का चक्कर चल रहा है, शादियों के प्रॉब्लम्स, और यही सब दिखा रहे हैं। और यही चीज़ें असल में नज़र भी आने लगी हैं अब साइकेट्री में, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि पहले एक ज़माना था, मेरे वाले साहब भी साइकेट्रिस्ट थे और मैं बड़ा यंग था जब मैं देखता था उनको साइकेट्री करते हुए, ना इतनी सेपरेशंस होती थी, ना इतने डिवोर्सेस होते थे। कपल्स में जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ लेवल होता था, एक दूसरे को समझते थे, बच्चों के लिए चाहते थे कि रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे, और आई थिंक मॉरल्स और एथिकली मॉरली थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। और आजकल के माहौल में ये बड़ा कॉमन हो रहा है। और अभी मैं कुछ ही पेशेंट्स की बात सोचूं भी ना, अगले लास्ट कुछ दिनों का ही, तो बहुत ही कॉमन ऐसी पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर बहुत ही अजीब व गरीब से रिलेशनशिप इश्यूज नज़र आ रहे हैं। कहीं फादर इन लॉ का चक्कर डॉटर इन लॉ के साथ, कहीं पे हस्बैंड का चक्कर साली के साथ, कभी क्या, और इस बातों पे सेपरेशंस भी हो रही हैं, बड़ी यंग एजेस में डिवोर्सेस भी हो रही हैं, और बच्चे जो हैं वो सफ़र भी हो रहे हैं। यस। और बल्कि मैं अगर 3-4 अभी लास्ट ही देख लेता हूँ, एक पेशेंट अपने 3-4 दिन के, तो उसमें मल्टीपल केसेस हैं। एक और आया था जिसकी वाइफ बच्चों को लेके चले गई इसलिए कि वो साइकेट्रिक पेशेंट बन गया, उसकी जॉब चले गई, अब वो एडमिट था हमारे पास, और अभी कल ही मैंने उसको डिस्चार्ज किया है। वो बहुत रो रहा था, बल्कि वो एडमिशन से पहले अपनी वाइफ के घर के बाहर जाके सोता रहा कि भाई वो किसी तरह मान जाए और वापस आ जाए। तो उसके पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, और वो काम नहीं कर सकता था, नफसियाती पेशेंट बन गया। लेकिन डेफिनेटली वो ठीक हो सकता था, और ठीक हो गया, अब वो ठीक हो गया। बट आई डोंट नो कि कोई क्या चांस है कि वो दे विल गेट बैक टुगेदर और नॉट। तो वो उस पर मुझे काम करने का भी चांस नहीं मिला, और मुझे लग रहा है कि शायद मौका मिले, अगर मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। लेकिन जो आपका सवाल है उस पर मैं वापस आ रहा हूँ कि डेफिनेटली जो मीडिया में दिखाते हैं उसका असर हमारी सोसाइटी पे होता है। हम डीप लेवल्स की बातें नहीं कर रहे, हम साइंस की बातें नहीं कर रहे, हम हेल्थ की बातें नहीं कर रहे। अब आप नेटफ्लिक्स ही देख लें या दूसरे बड़े चैनल्स बाहर के देखें, तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आती हैं। हॉरर की अलग मूवीज़ हैं, साइंस फिक्शन की अलग है, एक्शन थ्रिल की अलग है, तो देखें तो ड्रामाज अलग हैं, और दे हैव रेंज ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत थ्रिल वगैरह पे आए या सस्पेंस पे आए, तो हर दूसरी मूवी या तीसरी मूवी में साइकियाट्रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। बिल्कुल होती है। मैंने आपको जैसे बताया, बहुत सारी सीरीज़ हैं जिसमें साइको पेशेंट्स और नज़र ये आ अभी रहे से हैं। नहीं, हम रिचर्ड गियर की पुरानी मूवीज़ देख लें 80s की 90s की, तो उस ज़माने भी प्राइमल फियर फॉर एग्जाम्पल अभी भी वो चला रहे हैं उसको, तो उसमें पूरा साइकियाट्रिस्ट का ही रोल है, और वही लेके चला है मूवी को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए मीडिया में, लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्योंकि इतने ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशंस के होते हैं, और स्टोरीज़ भी हम सुनते हैं। मैं समझता हूँ अगर एक साइकियाट्रिस्ट स्टोरी लिखने जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर स्टोरीज लिख सके, इसलिए कि उसको दिन में ही 14-15 कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है। अगर वो 20-25 साल से काम कर रहा है तो कितनी हज़ारों कहानियाँ उसने सुनी होंगी, और कितनी तरह की सुनी होंगी, आपको अंदाज़ा है। तो मैं समझता हूँ उससे लाइफ शायद साइकियाट्रिस्ट की ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, कि जब जाके वो ड्रामा देखता है, कह रहे ये क्या बोरिंग है, मेरे से इंटरेस्टिंग लाइफ तो मेरी अपनी लाइफ बिल्कुल में ऐसा है, ही है। मैं ज़्यादा स्टोरी सुन लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल, कि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं, और आप देखते हैं कि बाहर जब OTTs के ऊपर जब हम इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई किसी भी तरह का कंटेंट चलता है, तो एक डिस्क्लेमर लगाया जाता है। जैसे हम गुड मॉर्निंग कराची को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर लगाते हैं जिसमें बता दिया जाता है कि इसके व्यूअर्स कौन हो सकते हैं। अब वो एक बड़ी तवील बहस है ये, कि किसके लिए कौन सा कंटेंट है, बाहर ये भी मेंशन किया जाता है, हमारे यहाँ तो शायद ये भी मेंशन नहीं किया जाता। वेल एनी हाउ, ये एक बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सैड टॉपिक इसको कहता हूँ, कि इसकी वजह से जो कुछ हो रहा है, बड़े नुकसान हो रहे हैं। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, और भी क्वेश्चन उनको शामिल करूँगा। एक ब्रेक छोटी सी यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ जनाब डॉक्टर शफीक यासीन साहब, और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी नफ्सियात के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। उसके साथ साथ जो कुछ इस वक्त हमारे मुशाहिदे में आ रही हैं चीज़ें, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो बढ़ते हुए लोगों के साथ मसाइल हैं। और कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो मसाइल जिस नौइयत के आ रहे हैं वही कुछ हमें अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा है। अब बहरहाल ये जिम्मेदारी तो हम सब की है,
हमें ख़ुद भी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है कि हम क्या कुछ देख रहे हैं या दिखाया जा रहा है, इसका इंतखाब भी हमने ख़ुद करना है। हमें शायद अभी तक इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं है कि हमें कौन सी चीज़ देखनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं देखनी चाहिए, किसको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा मसला है, और ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं और इस तरह की सोसाइटीज़ जहाँ पर एजुकेशन नहीं होती, हमें यहाँ पर बैठ के बहुत सारी बातें करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को शायद सिरे से समझ में ही ना आए। कोई इस तरह की इस्तिलाह इस्तेमाल करना है, किसी ऐसे मौजू के ऊपर बात करना जो उनको बिल्कुल समझ में ना आए, उनका कसूर नहीं है कि उनको इनके बारे में नहीं बताया गया, पढ़ा नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। अब वो सारी चीज़ें जब लामाला देखने का मौका मिलेगा या देख लेंगे उसको, तो फिर दिमाग में जिस तरह के ख्यालात उभरेंगे वही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। कैसे बचा जाए, अब सवाल ये पैदा होता है। मैं आपके सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज हम डिफरेंट लेवल पे चले आते हैं अपने प्रोग्राम्स को लेके, इंतखाब करें, हाँ, देखना है, क्योंकि इसको तो हमें खुद ही डिसाइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन कि हमारी इस वक्त लेवल, इंटेलेक्ट लेवल इन जनरल सोसाइटी का क्या है जी। और सिर्फ प्लेजर या उसको नहीं देखना, हमें एजुकेट तो करना है, अच्छा मिसगाइड नहीं करना, एग्जिजरेट नहीं करना। आई थिंक ओवर एग्जिजरेट, थोड़ा सा एग्जिजरेशन तो चलता है मेरे ख्याल में मीडिया में, वरना फिर मीडिया काम ही नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा रियलिटी दिखाएंगे तो शायद मीडिया जो ना वो मुश्किल हो जाए। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज ना किया जाए कि वो कॉज करे कोई इमोशनल इश्यूज। अब जैसे न्यूज़ को ले लें हम लोग, अब न्यूज़ को ले लेते हैं, न्यूज़ में इतनी ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दी जाती हैं, ऐसा लगता है कि आज बस ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल ही ऐसी खबरें आती हैं, कभी कभी मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं कि बस अब ये एंड हो रही दुनिया, या बस अब पॉलिटिकली जो ना सारे हालात ख़त्म होने वाले हैं, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल सही। तो लोग भी परेशान हो जाते हैं, एक छोटी सी खबर को इतना बड़ा बना देते हैं कई दफ़ा। तो लोगों को मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। रिपीटेडली एक चीज़ को दिखा दिखा के, बता बता के, अगर मैं ही आप भी खबर ही सुनना कर दूँ ना शुरू, तो शायद खुद ही एंजाइटी का पेशेंट बन जाऊँ 1-2 हफ्ते में, अगर मेरा काम बैठ के न्यूज़ नहीं हो। शुक्र है कि मैं न्यूज़ ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। सेम अप्लाइज टू डिफरेंट, ठीक है। आई थिंक इस्लाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मज़हब बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें लेवल पे लेके चीज़ों को चलना है, बैलेंस्ड में लेके चलना है। साइंस को इन्वॉल्व करना है थोड़ा सा प्रोग्राम्स की तरफ, लोगों को थोड़ा सा एजुकेटेड करना है। जनरल साइंस, बेसिक साइंस को, जो कि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हम डील करते हैं, उसमें कितनी साइंस इन्वॉल्व है, कितनी फिज़िक्स इन्वॉल्व है, और किस तरह से बच्चों के लिए प्रोग्राम्स एजुकेशनल होने चाहिए, अच्छे लेवल पे एजुकेशन होने चाहिए। मजाक मैं समझता हूँ, जैसे एक ज़माने में अनवर मकसूद और पढ़े लिखे मजाक होते थे, ब्लैक कॉमेडी, मतलब देखते ना, डीप कॉमेडी होती थी जिसमें मायना खेज होती थी, जिसमें एक मजाक के साथ साथ या तो तनकीद भी होती थी, या फिर उसमें कोई ना कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के मैसेज होता था। अब वो मुझे नज़र नहीं आता। कई दफ़ा बड़े सुपरफिशियल लेवल पे ऐसे ऐसे चीप किस्म के मजाक हो रहे होते हैं कि मैं तो बंद कर देता हूँ टीवी। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी देखता हूँ एक प्रोग्राम की बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है, एक चैनल पे है, और इस किस्म की उसमें स्ट्रीट लैंग्वेज, वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है कि मैंने अपने पूरे करियर में, पूरी पाकिस्तान की मीडिया में, हिस्ट्री में जो एक छोटी सी है, उसमें कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी। बट अगेन एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट टेलीविज़न चैनल के ऊपर बार बार उसकी जो है वो चलाई जाती है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इस लेवल तक हमको ले आया गया है। बिल्कुल। तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे सेंसर बोर्ड किस तरह से काम करता है, क्योंकि देखें सेंसर सिर्फ सेक्सुअल उस पर नहीं होता, कंटेंट्स पे। आप अगर मॉरली, एथिकली कोई मैसेजेस दे रहे हैं थ्रू ड्रामा, जो कि इम्पेक्ट करता है सोसाइटी पे, रिलेशनशिप्स पे, तो उसको भी सेंसर होना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि ये जो दिखाते हैं कई दफ़ा कि रिश्तों को तोड़ना कितना आसान है, किसी को छोड़ देना, तलाक दे देना, ये कितना इजी बना दिया गया है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हम देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैं बहुत यंग कपल्स को देखता हूँ कि वो इजीली सेपरेशन की तरफ या डिवोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। बच्चों की फ़िक्र इतनी नहीं है जितनी एक ज़माने में वो करती थी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लेवल होता था पहले कि यार रिश्ते को बेहतर बनाना है, बड़ों को इन्वॉल्व करना, बड़ों की इज्जत वो नज़र नहीं आ रही जी, कि मतलब खुद फैसले किए जा रहे हैं।
नशा बहुत कॉमन होते जा रहा है, फीमेल्स में बढ़ता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो कि बड़ा ही परेशान कौन है। अच्छा, मैं ड्रामे में देख रहा था, ये काफ़ी पुरानी की बात है, शायद वो जो इलेक्ट्रिक सिगरेट टाइप का वो जो वेव जी जी जी, वेब जिसको वो कहते हैं। मैंने यूज़ होते हुए देखा ड्रामे में। फिर मैंने कई दफ़ा इस तरह देखी कि वो जो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं वो वाइन की ग्लासेस हैं और उसमें कलर्ड ड्रिंक डाला हुआ है, तो लग रहा है कि शायद दे आर ड्रिंकिंग अल्कोहल बिल्कुल इन ठीक सम है। ऑफ द प्रोग्राम्स। तो फिर मैंने ऐसे प्रोग्राम्स देखे जिसके बैकग्राउंड में जैसे मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, जैसे जैसे इंडियन टाइप की वेरी होती राइट, हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक बड़ा ही मिसगाइड एग्जिजरेटेड, इतने नौकर चाकर होना, सर्व कर रहे हैं चारों तरफ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जिस तरह के यहाँ की एक्चुअली फीमेल्स घर में काम ही नहीं करती, सारा काम नौकर ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेकअप होना ज़रूरी है, सोते हुए भी और जागते हुए भी और ब्रेकफास्ट से पहले भी। तो दिस इज़ अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक। तो थोड़ा रियलिटी की तरफ होना ज़रूरी है हमें, आई थिंक। तो मैं सॉरी कि साइकेट्रिस्ट होते हो, मेरा बिल्कुल ये मूड भी नहीं था, ना प्लान था, ये तो बात कि निकली है इसके तो ऊपर बात की और ये जाएगी हम बाकी। बात करें मीडिया पे, और ऐसा कुछ वो नहीं था। लेकिन जब ये बात निकली है तो मैं शायद अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो इसलिए देखिए, आई रिमेम्बर आपके पास ये जाने से पहले आपने मुझे बताया था, तो ईसीटी को जिस तरह से दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे लिए भी वो बहुत शॉकिंग था कि अगर हम एक ट्रीटमेंट को, एक एक प्रोसेस है, एक सर्जिकल प्रोसेस या जो भी आप उसको कह लीजिए, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और अगर इस तरह दिखाएंगे कि जैसे सर्जरी आई मीन है, अगर सर्जरी का नॉर्मल प्रोसीजर अगर जिस तरह होता है या जिस तरह ड्रामों में दिखाया जाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए शायद लोग बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। अभी मैंने केस देखा है, एक के साथ, हमारी एक फ्रेंड है, उनके साथ हुआ, उनको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना था, वो शी वो सो रिलक्टेंट कि ड्रामों में ऐसे दिखाते हैं कि यूँ कर देते हैं और ये हो जाता है वो। तो ये आप देखें, इसको ख़त्म कर रहे हैं जी। और यहाँ से ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैं 10 दफ़ा भी एक पेशेंट को बताऊंगा या समझाऊंगा ना, वो उस पर ज़्यादा भरोसा करेगा कि उसने एक दफ़ा मीडिया पे देख लिया। जी जी, उसका इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। वो कहेगा नहीं, एग्जैक्टली, ईसीडी तो होती ही ऐसे है। ऐसे। अच्छा, मैं डायरेक्टर रहा हूँ ईसीडी का, और शायद ये बात हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में की भी है जी। डिस्कस, कि मैं ट्रेनिंग देता रहा हूँ साइकेट्रिस्ट को और डॉक्टर्स को। मैंने सर्टिफिकेट 3 जगह से ऑस्ट्रेलिया में लिए, सिडनी से, मेलबर्न से और न्यू कैसल जेम्स फ्लेचर यूनिवर्सिटी से। तो मैं सर्टिफाइड डायरेक्टर रहा हूँ ईसीटी का। जी। अच्छा, मैं बहुत ही प्रो ईसीटी हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट करता हूँ, ये नहीं कहता कि ईसीटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन विद द राइट इक्विपमेंट, विद द राइट प्रोसीजर। राइट, जो यहाँ पे नहीं है तो मैं फिर नहीं ईसीटी देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो बात यही है ना कि, और फिर मैं जब कहता हूँ कि मैं नहीं दे रहा और क्या वजूहत है, तो फिर मैं ट्रांसपेरेंट होकर बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ, बताता हूँ कि क्यों नहीं। लेकिन जब वही मीडिया मुझे आके कहता है कि इस तरह से आप ईसीटी दिखाएं। अच्छा, एक मिनट में ज़रा मेंशन कर दूं डॉक्टर साहब कि वो शायद ईसीटी ना समझ पा रहे हैं। वो आपने हाँ, देखा होगा अक्सर मूवीज़ में और ड्रामोज के अंदर, ड्रामा में दिखाते हैं, इधर वो लगा के दो, और जो इलेक्ट्रिक, वो जो शॉक दिए जाते हैं ना, शॉक शॉक ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट। वो कहते हैं, जो आपने अक्सर देखा है जब भी नफ्सियात की बात आती है इलाज की, तो वही ट्रीटमेंट दिखाते हैं। अब ये ट्रीटमेंट की बात हो रही है जी डॉक्टर बिल्कुल। साहब, प्लीज़। तो पुरानी इंग्लिश मूवीज़ में भी इस तरह दिखाया जाता था, ठीक है, लेकिन दैट वाज इन 1970s। जैक निकल्सन की बड़ी, आई थिंक बहुत ही पुरानी मशहूर साइकेट्री में मूवी है, वो उसमें दिखाया हुआ है, लेकिन अब वो नहीं दिखाते वो तो। एंड दैट वाज ट्रू एट दैट टाइम, तो ये बात उस वक्त सही थी बिल्कुल ठीक है। वेस्टर्न मीडिया में, और ज़माने की मशीनें हम देखते हैं तो इसी तरह इसीलिए दी जाती थी। तो क्योंकि ये जब स्टार्ट हुई इसीलिए, तो ये तरीकाकार उस ज़माने में ऐसे ही होता था, लेकिन हम तो अभी भी ऐसे ही दिखा रहे हैं उसको, एग्जैक्टली, ऐसे ही दिखा रहे हैं। वैसे ही दिखा रहे हैं। तो वक्त के साथ ट्रीटमेंट बदलता है, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर मुझे नहीं पता कितना ट्रीटमेंट बदला है, मैं सब हॉस्पिटल्स नहीं जा गया हूँ, किस जगह किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आई डोंट नो। लेकिन जो मैंने बाहर के मुल्कों में दिया है और ट्रीटमेंट किया है और सीखा है, उस बेसिस पे मैं वही करना चाहता हूँ जो मैंने बाहर सीखा है, और लोगों को भी वही बताना चाहता हूँ। क्योंकि, और ना ही मैं उस तरह का शॉक ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ जिस तरह से वो टीवी पे दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और मैं फिर वो नहीं देता या उस तरह नहीं शॉक लगाता, तो मैं क्यों दिखाऊं अपने हॉस्पिटल में किसी भी मीडिया पे, चैनल पे, भाई कि Exactly. अब इस तरह से ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ या किया जाता है। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए उसको नहीं प्रमोट किया, ना ही करूँगा कभी भी। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ समझ लें ज़रा, और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, कि ये समझ लें कि इस तरह इलाज नहीं होता, ये बड़ा सेफ़ तरीका है इलाज का, और हर शख्स इसके लिए नफ्सियात के डॉक्टर के पास जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक सवाल आपकी खिदमत में रखा है, ये प्री ऑक्यूपाइड होना, यानी कि जहन के अंदर पहले से कुछ चीज़ चल रही हो,
तो आदमी बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो हमें महसूस होता है कि इस मोमेंट में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। लोगों को शायद पता नहीं होता कि ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। असल में बहुत, मैं समझता हूँ, देखिए जिस तरह अमेरिका में डील किया था साइकेट्रिस्ट से, वो ये है कि तकरीबन हर अमेरिकन पॉपुलेशन में हर अमेरिकन ने कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाया होगा। राइट। और वो कभी भी कोई इश्यूज आते हैं, ट्रांजिशन, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट या कुछ ऐसा अब्यूज़ या फिर इमोशनल इशू, तो उस पर वो ज़रूर साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं और डील करते हैं। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, यहाँ की नहीं थी, बाहर की थी, उसमें रेफ्यूजी आया हुआ था, वो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा था कि उसको एज अ रेफ्यूजी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो बात वही है कि देखें, अब पाकिस्तान में रेफ्यूजी कितने अफगानी आए हैं, कितनों ने दिखाया हुआ साइकेट्रिस्ट को, मेरा नहीं ख्याल। तो बात ये कि ट्रांजिशन जब होती है ना, कि आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, एक पूरी ज़िंदगी आपने काम किया, अब एक रिटायर हो रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन है और उसमें इमोशनल इश्यूज आते हैं। तकरीबन हर वेस्टर्नर साइकेट्रिस्ट को दिखाता है जब वो ट्रांजिशन की तरफ जा रहा होता है। औरत जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा होता है, तकरीबन हर दो में से एक औरत दिखाती है साइकेट्रिस्ट को। अब मैं प्रेगनेंसी के ले लूँ तो उसमें पर्पिडल ब्लीव्स जो है ना, जो कि इमोशनल इश्यूज को हम कहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद पहले 2 हफ्तों के अंदर होते हैं, वो 80% औरतों में होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, बट इट्स नॉर्मल, क्योंकि तकरीबन 80% के हार्मोनल चेंज इतने ज़्यादा आ जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद कि वो इमोशनल उससे गुजरती है। होती है ना बिल्कुल। इतनी एजुकेशन दी जाती है कि लोगों को पता हो, ना किस तरह से उसको डील करना है, कि औरत को भी बहुत ज़रूरत होती है सपोर्ट की प्रेगनेंसी के बाद। और उसके बाद कई ऐसे डिप्रेसिव और साइकोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद शुरू होती हैं। बिल्कुल ठीक तो है। प्रेगनेंसी भी एक चेंज है, प्रेगनेंसी के बाद एग्जैक्टली। चेंजेस आते हैं, उसमें ज़रूरत होती है साइकेट्रिस्ट को दिखाने की। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे बहुत से अलग चेंजेस हैं। ऑलराइट। वेल डॉक्टर साहब, अब इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह, क्योंकि अब तो वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारी सिटिंग हो तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो। ये बाकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। अगेन थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है, बहुत कुछ समझने का मौका मिला, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वक्त अब प्रोग्राम का ख़त्म हो चाहता है। आपसे इजाज़त लेंगे, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।